नमस्कार दोस्तों। द विजन दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र के आर्थिकी आर्थिकी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास यहीं से। तो भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। यह यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड है, ठीक, इंटीग्रेटेड बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र, ठीक है, तो कहाँ पर खोला जा रहा है? पीलीभीत में। और बात किया जाए तो 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI किसने जारी किया? तो यह पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, जारी किए होंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यह नमूना पंजीकरण प्रणा नमूना पंजीकरण प्रणाली, ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2024 का बुलेटिन किसने जारी किया? यह पता होना चाहिए। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, ठीक, का कार्यालय जो है उन्होंने जारी किया है। तो याद रखना, इस टाइम जनगणना चल रही है, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली ORGI, ठीक, ये जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, ठीक, का कार्यालय जो है उसके विषय में बात हो रही है। तो ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह पता होना चाहिए, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, गृह मंत्रालय के। और SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है? तो यह जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, ठीक। और भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी? 21 प्रति हजार, ठीक। और भारत की जन्म दर 2024 में कितनी हुई है? तो ये 18.3, मतलब इसका समझ रहे हैं कि जो TFR है, ठीक, वो घट के लगभग 18 तक आ गया है। जन्म दर मतलब कि कम हो रही है, तो TFR भी कम हो रहा है। तो आगे बात करें, भारत की मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? 6.7 थी। और यहीं पर अगर हम जन्म दर की बात करें और 2024 की बात करें, 2014 में तो 6.7 थी, और 2024 में बात करें तो लगभग 6.4 है, तो कुछ घटा है, ठीक है। और हम लोग इस तरफ आके बात कर लेते हैं कुछ। भारत समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितनी संप्रभु गारंटी दी है? ये नहीं पूछा जाएगा डाटा। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसका तीसरा फेज है, ठीक है। तो PMGSY 3 को कितने समय तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 2028 तक, ठीक है, ये 18 अप्रैल 2026 की न्यूज़ है। तो मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक। और बात किया जाए पहाड़ी, ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? ठीक, मतलब कि अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में कोई ब्रिज बन रहा है तो उसके लिए समय सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक, तो 2029 तक उनको समय दिया गया है कि इतने में उस जो भी पूर्ण निर्माणाधीन है उनको मंजूरी, मतलब कि कंप्लीट किया जाए 2029 तक। और किसके अंदर बन रहे हैं अंतर्गत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक, इसके अंतर्गत जो बन रहे हैं। योजना का संशोधित परिव्यय कितना है? तो ये 83, मतलब कि 83,977 करोड़। ये नहीं इम्पोर्टेंट है, बट ये दोनों जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। हम लोग आगे बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया? केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक ना। जो आर्थिक सर्वेक्षण है, पता होना चाहिए कि आर्थिक सर्वेक्षण हर साल जो है, जो वित्त मंत्रालय होता है वो जारी करता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्थिक कार्य विभाग है इसके द्वारा यह तैयार किया जाता है, ठीक है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया?
तो इस टाइम कौन है वित्त मंत्री, पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी। बजट 2026-27 में कुल व्यय, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना है, ये मोटा मोटी ये आंकड़ा पता होना चाहिए। 53,47,315 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये डाटा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लगभग 53,50,00,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। जब भी ये डाटा कभी पूछता है तो उसमें अंतर काफी रहता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए लगभग 53,50,00,000 करोड़। और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, ठीक, फिजिकल डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है, ठीक है। राजकोषीय घाटे की यहाँ बात की जा रही है तो कितना रहना है, जीडीपी का 4.3%, ठीक। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और हम लोग अब आगे बात कर लें इसमें, तो अगर आगे देखा जाए तो बजट 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी, ठीक, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई, तो 10%, ठीक। ये जो डाटा है ना, ये सब ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। भारत की नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी, उसकी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई, तो लगभग 10%, ठीक। और 2026-27 के लिए राजस्व घाटा है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है, वो कितना अनुमानित है, तो या लक्ष्य रखा गया तो 1.5%। और बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रभावी पूंजीगत व्यय, तो कितना राशि निर्धारित की गई है इसके लिए, लगभग 17,14,523 करोड़, ठीक। तो ये डाटा तो कम इम्पोर्टेंट है, बट ये जो ऊपर के डेटा मैं बताया है ये सब इम्पोर्टेंट थोड़ा, ठीक है। तीनों, इस डेटा पर तीनों को अच्छे से ध्यान देना। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। कितने बनाने की घोषणा की गई, तो लगभग 7, ठीक। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है, ठीक, लगभग 4,000 किमी, ऐसे रैंडमली ये याद रखना कि लगभग 4,000 किलोमीटर तक और विस्तारित करेंगे ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में, ठीक है। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक, NHAI, ठीक। इन्होंने 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे अधिक है, समझ रहे हो। और ये रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने हैं, तो बंगलुरु कुडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर, ठीक, जो NH 544G है, उस पर यह रिकॉर्ड कायम मतलब कि मिला है। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य है, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में 8वां वेतन आयोग जो है ना वो लागू किया गया है, तो पहला जो है असम है इसमें। और इस आयोग के प्रमुख कौन बने हैं, तो सुभाष चंद्र दास हैं, इनको प्रमुख बनाया गया है। और हम लोग बात कर लें इधर, यहाँ हम लोग ये डेटा बात कर लिए थे, लगभग 6.4 हो गया घट के, ठीक। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है, ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है, तो भारत औद्योगिक विकास योजना जो है, भव्य भव्य के संचालन और दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं, ठीक है, तो उद्योग अंतरिक्ष व्यापार संवर्धन विभाग। ये डेटा दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखना। इसका परिव्यय ये भी नहीं पूछा जाएगा। बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया, ठीक है, तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे तो जो बिहार का बजट है किसने पेश किया, तो विजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, ठीक, ये बिहार के वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने बिहार बजट 2026-27 प्रस्तुत किया, ठीक। और बिहार बजट 2026-27 का आकार कितना है, ये बीपीएससी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर देखना चाहें तो लगभग कितना है, 3,47,589 करोड़, ठीक है। तो याद रखना लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट है, ठीक। और 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। ये फिर से बीपीएससी के लिए, ये सब डेटा जो है बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो
उम्मीद मतलब कि कम है कि ये सब पूछा जाएगा, बट ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कितना था, कितनी वृद्धि हुई है, तो 30,694 रुपए, ठीक, इतनी वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किनका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है? राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कम है, बट ये दोनों डेटा याद रखना। और बात कर लें स्थिर कीमतों पर, 2024-25 में स्थिर कीमतों पर और बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? ये इंपॉर्टेंट है डेटा, लगभग 8.6%। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर है, तो याद रखना ये। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब, अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 कब प्रस्तुत की गई, तो 9 फरवरी 2026 को ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा की बात की जा रही है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना था? लगभग 13.3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और 2024-25 के त्वरित अनुमानों में जीएसडीपी कितना है? लगभग 30 लाख करोड़ रुपए। ठीक, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तो भारत समुद्री बीमा पूल। ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो यहाँ भारतीय भारत समुद्री बीमा पूल को किसने मतलब कि मंजूर किया है, तो सीधी सी बात है, भारत से रिलेटेड है तो इसमें कैबिनेट मंत्रालय जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, और हम लोग बात कर लें इधर, हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार ने दो प्रमुख पहले शुरू की गई हैं? ठीक है, किस मिशन के तहत सरकार द्वारा दो प्रमुख पहले, तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट कम है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत हुआ, ये भी नहीं। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा दिया गया है? ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरुआत हुआ है, इसमें किसके निर्यात के प्रोत्साहन दिया गया, तो एमएसएमई वाला जो है। ठीक है, इस पे जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है, एमएसएमई। और बात कर लें निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है, तो 25,060 करोड़। ये इम्पोर्टेंट नहीं है डेटा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पर और बात करते हैं आगे। तो मिशन की, ये जो मिशन है हम लोग जो पीछे बात कर रहे हैं निर्यात प्रोत्साहन मिशन की अवधि क्या है, अवधि पता होना चाहिए, 25-26 से लेकर 30-31 तक। ठीक है, ये अवधि पूछा जाता है। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है? ये यूपी के एग्जाम के लिए, यूपी कोई भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंस, खास करके लोअर पीसीएस के लिए भी। तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, ठीक, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, इस मामले में उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है एकदम क्या कह सकते हैं कि पहला शहर बना है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए का इक्विटी, ठीक, सहायता मंजूर की है? तो बात किया जाए सिडबी। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की, तो सिडबी को। और सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार, ठीक है, यहाँ याद रखना किस क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र हो रहा है। और भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक, ठीक, का पुरस्कार किसे दिया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा को सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड किस संस्था द्वारा या प्रकाशन द्वारा दिया गया, तो द बैंकर मैगनीज है, उसके द्वारा ये चीज, यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? ये हो सके तो डेटा ये याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा। अभी जनगणना चल रहा है तो उसके संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग बजट कितना इसके लिए एलोकेट किया गया है, तो 11,718 करोड़ रुपए। ठीक है, वर्ष 2027 की जनगणना कितने चरणों में होगी, ये चरण पता होना चाहिए, कितने चरण में होगी, क्योंकि ये चरण पूछते हैं ये लोग। ठीक है, तो बात किया जाए कितने चरणों में होगी, तो 2 चरण में होगा। ठीक है, और सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है?
ठीक, स्वागत एफआई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वागत एफआई, ठीक है, यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सेबी के द्वारा, ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, और स्वागत एफआई का पूर्ण नाम क्या है? उसका पूर्ण रूप देख लो, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, जो अपने यहाँ एफईआई आता है तो उसके लिए ये लाया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? लगभग 20,000। ठीक, 20,000 करोड़ रुपए है ये निर्यातकों के लिए ऋण सहायता योजना। ठीक, और बात कर लें, ये नीचे दो योजनाएं हैं उनके विषय में ये है, हम लोग पहले उसी को देख लेते हैं। जो हम लोग को ऊपर देखना हो उसको हम यहाँ देख लेते हैं पहले। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ठीक, तो 4। आर्थिक मामलों की समिति ने, ये याद रखना, आर्थिक मामलों की जो समिति रेलवे, ठीक, रेलवे परियोजना की बात कर रही, यहाँ किया जा रहा है। तो 4 परियोजनाओं को जो है आर्थिक मामलों की समिति ने इसे मंजूरी दी है। ठीक है, इन रेलवे परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना होगा? तो मूल्य नहीं पूछेगा, और इसी के संदर्भ में ऊपर चर्चा की गई जो हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ। ठीक, अब इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़ा जाएगा? ठीक है, तो 894 किलोमीटर, ये याद रख लेना अगर याद हो सके तो, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये फैक्ट। हम लोग आगे बात करें कि ये परियोजनाएं भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई है? कि ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो अभी ये 4 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, ठीक, तो ये किस किस राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये पता होना चाहिए। और भारत एफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता टीईपीए कब से लागू हुआ? तो अक्टूबर 2025 से। लागू डेट भी पूछ लेते हैं। भारत एफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लगभग 1 अक्टूबर 2025 ये लागू हो गया है। कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया? ठीक, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति यही है, तो पता होना चाहिए, एलन मस्क हैं, ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं ये। ठीक है, और स्पेस एक्स इनका चल रहा है, स्टारलिंक चल रही है इन्हीं की, और ट्विटर जो अब एक्स प्लेटफॉर्म हो गया है वो भी एलन मस्क का ही है। तो ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने बैठे हैं। ठीक है, तो इनकी संपत्ति अगर देखा जाए तो 500 अरब डॉलर। ठीक, अभी तक कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा है, याद रखना। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? ये इम्पोर्टेंट है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक, क्योंकि भारत जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है दलहन का। ठीक, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इस मिशन को मंजूरी दी है। ठीक, और यह कब से कब तक चलेगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उतना नहीं इम्पोर्टेंट है कि किसने मंजूरी दिया, बट ये इम्पोर्टेंट है कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसका कार्यकाल कितना रहेगा, मतलब ये कब तक चलेगा? तो 25-26 से 30-31, 5 साल के लिए है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। मिशन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो ये डाटा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लो, लगभग 11,400 करोड़ रुपए, 440 करोड़ रुपए। और वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य क्या है? ठीक है, लक्ष्य भी याद रख लेना, लगभग 350 लाख टन, इतना लक्ष्य अनुमानित किया गया है कि इस मिशन के तहत लगभग इतना लाख टन का उत्पादन 2030-31 तक होने लगेगा। ठीक है, और मर्सरीज बेंज, ठीक, मर्सरीज बेंज ये कंपनी है एक 4 व्हीलर की। तो जो हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, एक लग्जरी, और क्या लिखा है आगे देखते हैं, जो लग्जेरियस कंज्यूमर सर्वे, ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरियस कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति मिलेनियर परिवारों की संख्या कितनी हो गई? लगातार भारत में जो मिलेनियर हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 2025 तक, ठीक है, वर्ष 2025 तक करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी हो गई? लगभग 8.71 लाख करोड़, मतलब इतना लाख लोग जो करोड़पति हैं।
इसीलिए तो कहा जाता है ना, अपने भारत में लगभग 20% लोगों के पास 80% धन संसाधन है, और 80% लोगों के पास केवल 20% संसाधन है। तो ये लोग उसी 20% में हैं जिनके पास लगभग 80% संसाधन है। भाई करोड़पति हैं, गरीब नंगा मर जाए इनसे थोड़ी मतलब है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? ठीक। तो यहाँ पर जो है ना, ये देखो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका पूछ लिया जाएगा कितना इसके लिए पैसा मंजूर किया गया, ठीक, तो बहुत कम इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे फैक्ट। ठीक। अगर कोई बहुत बड़ी परियोजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके वो कृषि से रिलेटेड रहे या ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड रहे, ठीक है, या फिर कोई नया मिशन ही चल रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी मिशन शुरू किए हैं, तो उसके केस में इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो इसके संदर्भ में कि भारत निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है, तो 25,060 करोड़, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, ठीक, के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है? तो 7 परियोजनाएं। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, ECMS, ठीक, कितने प्रोजेक्ट्स? तो 7 परियोजनाएं हैं। और इसके तहत स्वीकृत इन 7 परियोजनाओं के लिए कुल निवेश कितना है? तो यहाँ निवेश नहीं ये पूछा जाएगा, ठीक है, जब भी पूछेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी ये पूछेंगे, ठीक है, कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई इसके तहत, ठीक, इस योजना के तहत। तो कुल 7 परियोजनाएं हैं। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ठीक, उपभोक्ता बैंक 2025, और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार किस बैंक ने जीता? भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। और एक अभी हम लोग देख रहे थे भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक, वो सार्वजनिक बैंक था, ठीक है, सार्वजनिक बैंक के लिए उसमें बात किया गया था। और यहाँ बात हो रही है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ठीक है। और बात की जाए तो सेबी, मैं सेबी कर रहा हूँ, SBI को यह पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया? तो ग्लोबल फाइनेंस जो है न्यूयॉर्क की एक संस्था है, संगठन है, और उसके द्वारा यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक, ठीक, जो फर्स्ट डिप्टी MD हैं, ठीक, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेनियल कैट्ज को। IMF के प्रथम उप निदेशक हैं ये, ठीक, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट IMF के वर्तमान जो MD हैं, ठीक है, प्रबंध निदेशक हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। जो है कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जॉर्जीवा, ठीक, तो ये पता होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? ठीक। तो ये भारतीय रिजर्व RBI की बात हो रहा है, तो कार्यकारी यहाँ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बात की जाए तो कौन है इस टाइम? तो सोनाली सेन गुप्ता, ठीक है, याद हो सके तो याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और हम लोग बात कर लें यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे थे ये ऊपर किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? जो मर्सरीज बेंज है, ठीक है, मर्सरीज बेंज होरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरियस कंज्यूमर सर्वे, ठीक, तो इसके अनुसार राज्य में सबसे अधिक करोड़पति परिवार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा करोड़पति अपने यहाँ महाराष्ट्र में ही है। और भारत विश्व का दूसरा बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है, याद रखना, जो फिश के मामले में है भारत दूसरे स्थान पे है, ठीक। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण, ठीक, तो लगभग 1500 करोड़ रुपए। और यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, NCMM, ठीक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स, ठीक, 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो यह विद्युत मंत्रालय। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की बात हो रही है तो विद्युत मंत्रालय ने इसे जारी किया है, ठीक।
और हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हम लोग इसे देख लिए थे, बचा यही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, अभी हाल ही में शुरू किया गया है लगभग। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। और धन धान्य जो एक कृषि योजना है, इस कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? ठीक। धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? इसी के साथ जो है एक मिशन और प्रारंभ किया गया है, और उसका नाम है दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक। अभी हम लोग ऊपर देखे ना कि दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो मिशन है, कब से कब तक के लिए है? या 2025-26 से लगभग 30-31 तक का। ठीक है, 5 साल के लिए है। या और हम लोग बात करें अब विज्ञान पे, हम लोग आते हैं साइंस पे। ठीक है, जो साइंस के संदर्भ में जो कुछ घटनाएं हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, ठीक, कहाँ स्थापित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक। भारत का यह 7वां है। क्या है 7वां? तो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में यह स्थापित किया गया। भारत में E85, ठीक, इसको इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल 85 ईंधन, ठीक, E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ से किया गया? ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे जैसे देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और पेट्रोल पर जो निर्भरता है भारत की उसको कम करने के लिए, तो E85 ईंधन का अब इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसका आधिकारिक शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो नई दिल्ली से किया गया है। ठीक है। इसका शुभारंभ किस मंत्री द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी, पेट्रोलियम मंत्री हैं। ठीक है। और यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया? तो इंडियन ऑयल। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था इंडियन ऑयल जो है उस कंपनी के आउटलेट पर। हाल ही में समाप्त किया गया MAVEN, ठीक, मावेन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? ठीक, तो ये नासा का था। ठीक, नासा अमेरिका की। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ठीक, तो ये मावेन है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें ज़्यादातर चांसेस रहता है ये पूछने के लिए कि यह मिशन जो है किस एजेंसी का था। ठीक है, तो नासा का था, ये पता होना चाहिए। और भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोफेरिक सुपर प्रेशर बैलून, ठीक, कौन सा है? भारत का पहला, यहाँ स्वदेशी की बात हो रही है, और स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून, जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ तक ये जाता है, तो उसका नाम है विस्टा। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं इसको उलट के क्वेश्चन को कि जो विस्टा है, ये विस्टा जो बैलून है यह किसका है? ठीक है, तो किस देश से संबंधित है? तो यह भारत से है, ये चीज़ याद रखना। और हम लोग चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया? तो ये रेड बैलून एरोस्पेस जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। यह बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया? तो विजयवाड़ा से। ठीक है, तो ये दोनों भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। ठीक है। रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? ठीक, तो ये सब जैसे कुछ परीक्षण हो रहे हैं ना नए, तो इन सबको याद रखना कि किसने, DRDO कर रहा है कि अपना जो इसरो है यह भी कुछ कर रहा है, या वायुसेना कर रही है। ठीक, तो ये सब याद रखना। तो जो DRDO एवं विकास, मतलब कि DRDO है, इसका ये फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और भारतीय वायुसेना, इन दोनों का ये सम्मिलित प्रोग्राम था। और यह कहाँ से कहाँ मार करने की क्षमता रखती है? तो सर्फ वायु से सतह मिसाइल, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, एयर टू सरफेस मतलब इसको जो फाइटर जेट है उनके द्वारा सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, यहाँ जो रेयर डिजीज है उसके विषय पर बात किया जा रहा है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक, देश की पहली कमर्शियल मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले फैसिलिटी सुविधा कहाँ स्थापित की गई? और याद रखना ये देश की पहली है कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले। ठीक, तो ये धुलेरा गुजरात जो है, पता होना चाहिए कि यहीं पर जो
सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर भी बनता है यही कंपनी में। बात किया जाए विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 23 के बीच विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों, जो एक्सेस डेथ थी, उनकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये बता रहे हैं जो WHO है, WHO ये आंकड़ा दे रहा है कि 2020 से 23 के बीच कोविड, ठीक, कोविड से जो मौत हुई थी वो लगभग संख्या कितनी है? लगभग 22.1 मिलियन, मतलब बहुत सारे लोग मरे थे। ठीक है। इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन दो प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक। इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन दो प्रमुख एजेंसियों का है? तो यह चीनी विज्ञान अकादमी CAS और यूरोपीय एजेंसी USA, ठीक, इन दोनों का यह संयुक्त प्रोजेक्ट है, यह संयुक्त मिशन है। इस्माइल का पूरा नाम देखा जाए तो यह सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर है। ठीक। तो यह जो मिशन है, अंतरिक्ष मिशन, यह चीन और जो USA है, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, इन दोनों का संयुक्त मिशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दुनिया का पहला वाणिज्यिक, ठीक, निजी स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? दुनिया का पहला, समझ रहे हो, कैसा वाणिज्यिक या निजी स्पेस स्टेशन? हेवन फर्स्ट, ठीक, हेवन फर्स्ट का निर्माण किस एरोस्पेस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो वास्ट, ठीक, तो वास्ट के द्वारा हेवन फर्स्ट का निर्माण किया जा रहा है, और यह पहला वाणिज्यिक, ठीक, स्पेस स्टेशन होगा। और इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाना टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है, ठीक है, कि जो स्पेस टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। और आगे बात करें तो किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक, SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने। जो स्क्रैमजेट रैमजेट इंजन होते हैं ये सब मिसाइल में प्रयोग किए जाते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। तो इसका परीक्षण कौन किया? तो DRDO ने भी किया। और यह कैसा है? तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है, ठीक है। और बात किया जाए यह परीक्षण किस स्थान से संचालित किया गया? तो जो इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज है ITR चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। ये तो नहीं पूछा जाएगा कहाँ से किया गया, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसने यह तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO किया है, ठीक। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन दो आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है? ठीक, रामसर साइट में किन दो आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया? तो पाटन पक्षी अभ्यारण्य और छरी ढाट जो है, इन दोनों को शामिल किया गया। अभी और हाल की बात किया जाए तो जो यूपी का बलिया में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो ताल है, ये बर्ड सेंचुरी है, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? सुरहा ताल, ठीक। तो सुरहा ताल जो है इसको अभी 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक। तो ये पाटन पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के एटा में। और सुरहा ताल बलिया में है। और छरी ढाट जो है ये गुजरात में है, ठीक, ये गुजरात का है। छरी ढाट आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। भारत सेमी कंडक्टर मिशन ISM 2.0, ठीक, औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई? केंद्रीय बजट 2026-27 में, ठीक है। ये ये जो तीनों है ना, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। 2026-27 में ISM 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? ये नहीं पूछा जाएगा। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये पूछा जा सकता है। जो अग्नि 3 है मिसाइल, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? अग्नि सीरीज अपने आप में बहुत फेमस है, तो इसलिए यह बहुत फेमस हो जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। कहाँ से किया गया? तो जो ITR चांदीपुर उड़ीसा, ठीक, यहीं से किया गया है, ठीक, जहाँ भी वो राइमजेट इंजन की हम लोग बात कर रहे थे, सॉलिड फ्यूल, तो वहीं से इसे भी किया गया है, ठीक है, परीक्षण।
अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल पता होना चाहिए। जो अग्नि सीरीज है, यह पूरा बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है, ठीक है। और उसमें रेंज के आधार पर अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5 ऐसे डिवाइड किया गया, ठीक। तो यह इंटरमीडिएट रेंज की है बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल की मारक क्षमता रेंज कितनी है? तो 3000 से लगभग 3500 किलोमीटर। अग्नि 3 मिसाइल को किसने विकसित किया गया? तो यह डीआरडीओ ने विकसित किया है। भारत के किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक, एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की है? तो वीओ चिदम्बरम, ठीक, चिदम्बनार जो है एयरपोर्ट, सी पोर्ट है यह। तो यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम शुरुआत किया गया है, ठीक है। यह बंदरगाह जो है कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। और बात किया जाए भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक, ठीक, मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र में। तो मेनोपॉज का मतलब होता है कि जब किसी महिला में लगभग 40 45 से 50 साल की अवस्था में, आयु में, तो जो पीरियड्स आते हैं अगर वो बंद हो जाते हैं तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और इससे क्लिनिकल जो सुविधा है इसको लॉन्च किया गया है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। तो विश्व मेनोपॉज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो लगभग 18 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। और हम लोग आगे बात कर लें इधर। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया है? ठीक, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन, पता होना चाहिए कि जो चंद्रयान 5 मिशन है यह किसके सहयोग से, मतलब कि इसमें और कौन सा देश सहयोगी है? तो जापान है, याद रखना। और इसका प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया, मतलब यह कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा? जापान से, ठीक है। तो यहाँ देखो किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन, मतलब कि यह जापान से प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक। तो जो इसरो है यहाँ के कुछ वैज्ञानिक गए हैं और वहाँ पर इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। और चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? ये भी याद रखना, ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके आधिकारिक नाम की बात किया जाए तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स मिशन, ठीक। यह लूपेक्स मिशन है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। और बात किया जाए इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट, ठीक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी याद रखना, पश्चिम बंगाल में। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है भारत का पहला एआई आधारित, ठीक, एआई आधारित है और क्या करेगा? मादक पदार्थ जांच, ठीक। ये मादक पदार्थ जांच करने का एक उपकरण है। यह कहाँ की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात की पुलिस इसको लॉन्च की है। पता होना चाहिए कि गुजरात में जो आसपास, मतलब वहाँ गुजरात में जो कुछ पोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं, वहाँ पर, वहाँ से तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मादक पदार्थों का। वहाँ आए दिन पकड़ में आता है कितने कोकीन पकड़ा गया यहाँ से, इतना ड्रग्स, ये सब। तो वहाँ की जो पुलिस है इन सब चीज एआई का प्रयोग कर रही है अब। एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण का नाम क्या है? तो नारित एआई है, ठीक, नारित एआई। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नारकोटिक्स एनालाइज एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल, ठीक है। ये तो नहीं पूछा जाएगा बट ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों जो डेटा हैं ये पूछे जा सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड, ब्रिक्स आर ए बी, जो ब्रिक आर ए बी है, इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? फरीदाबाद में, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत का पहला मनोरोग, ठीक, साइकेट्रिक डेटाबेस, CALM ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में, ठीक है। भारत का पहला है ये मनोरोग डेटाबेस, ठीक, याद रखना कहाँ पर? बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना
IAF भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट वायु बाण। ठीक, याद रखना, पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट वायु बाण किससे संबंधित है। ठीक, उल्टा करके इसको पूछ सकते हैं। और तो किससे संबंधित है? या स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम। ठीक, इससे संबंधित है। और भारत और सेशल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक, तो अभ्यास लामितीय, ये पता होना चाहिए सबको, ये स्टैटिक का भी पार्ट हो जाता है। ठीक, ये 2026 एक्सरसाइज एमितीय। और यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? कोचीन इंटरनेशनल। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह अपने यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बस जो है उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन कहाँ हुआ? मालदीव, माले। ठीक, अभ्यास दोस्ती किन देशों के तटरक्षक बलों का एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? तो इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीन देश जो है मिलके अभ्यास दोस्ती का एक अभ्यास करते हैं। ठीक है। ये त्रिपक्षीय जो है तटरक्षक बलों का है, कोस्टल जो गार्ड होते हैं उनके लिए। याद रखना किससे संबंधित है? तो ये जो कोस्ट गार्ड है उनसे संबंधित है। ठीक, विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? CSIR। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ठीक, नई दिल्ली में। और बात किया जाए इस सुविधा का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो CSE 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो की बात हो रही है। ठीक, तो लास वेगास में। तो भारत का पहला व्यवसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर। ठीक, व्यवसायिक उपयोग वाला है, भारत का पहला है जो व्यवसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा की गई? तो IIIT धारवाड़ में। ठीक, भारत के स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ठीक, तो ध्रुव 64 है। यह भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखना। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो सीडेक, जो भारत में कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए डेडिकेटेड एक संस्था है सीडेक, उसके द्वारा विकसित किया गया है यह। अगर सीडेक का फुल फॉर्म देखा जाए तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र, भारत में ट्रेनों के लिए हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जिंद हरियाणा वाले क्षेत्र में है। और पता होना चाहिए यहीं पर सोनीपत से जिंद के बीच में पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी संचालित की गई। सिलीसेड झील, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी। ठीक, और ये जो ध्रुव वाला बात कर रहे थे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सिलीसेड झील है ये हाल में रामसर स्थल बनी या कहाँ स्थित है? तो सिलीसेड जो है अलवर राजस्थान में। ठीक, ये डेटा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय, ठीक, कोपरा जलाशय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर छत्तीसगढ़। जो रामसर साइट में नवीन नवीन है, ठीक है, जो अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ सिलीसेड है और बिलासपुर में है कोपरा जलाशय, तो पूछ लेंगे सिलीसेड झील कहाँ है, चार ऑप्शन दे देंगे तुम्हें। और ऐसे कोपरा जलाशय पूछ लेंगे कहाँ पर है। ठीक है, अगर करंट से अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, इतनी झील है कहाँ से कोई झील ऐसे उठा लेते हैं, तो ऐसे नहीं उठा रहे हैं, तो इसको बढ़िया से देखना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? ठीक, पहली बात भारतीय खगोलविद खोजे हैं तो इसलिए भारत के संदर्भ के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका नाम क्या है? अलकनंदा। वैसे जो अपनी गैलेक्सी है उसका क्या नाम है जिसमें अपना सौर मंडल है? पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना।
इसे किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा? ठीक, ये जो अलकनंदा गैलेक्सी है इसको किस संस्था के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र। ठीक, पुणे में यह स्थित है संस्था, और इसके वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी को खोजा और उसका नाम अलकनंदा रखा है। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 इसकी बात हो रही, तो इसका आयोजन भी हाल ही में तमिलनाडु में किया गया था, तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक, बात करें भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक की बात किया जा रहा है। ठीक, तो कौन सा है? निफेथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो कौन सा देश ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना? फिजी। ठीक है, ये ट्रेकोमा ये आंख से संबंधित बीमारी है, इसको याद रखना कि अभी हाल ही में किसने समाप्त किया है, तो फिजी ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल HAL ने किस रूसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान उत्पादन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन। ठीक, तो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन UAC यह रूसी कंपनी है। ठीक है, यह हाल के साथ जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अभी एक समझौता है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं ये लोग। और यह MOU कहाँ पर हस्ताक्षर हुआ? तो मास्को रूस में। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा कहाँ पर हुआ, बट ये जरूर पूछ सकता है। SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? तो यह ट्विन इंजन नैरो बॉडी। ठीक, इसमें डबल इंजन होते हैं और बॉडी नैरो में होती है। और देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। ठीक, यह INS विक्रांत है। INS विक्रांत जो है भारत का स्वदेशी है विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत का मतलब है कि जो ये एक प्रकार से शिप होते हैं, और इसके ऊपर जो है बहुत ढेर सारी सरफेस जगह रहती है जिसपे जो फाइटर जेट होते हैं उनको लैंड भी कराया जा सकता है और उनको रखा भी जाता है। और यहाँ पर सेना के अंतर्गत रहता है ये, इसमें सेना भी काफ़ी ठीक ठाक रहती है। अगर बात किया जाए आगे, हाल ही में जलावतरण की गई तीव्र गति से दो उन्नत गस्तों नाव, जो गश्ती नौकाएं हैं, उनका नाम क्या है? ठीक, ये गश्ती नौकाएं कैसे हैं? तो तीव्र गति की हैं। ठीक, जो तेजी से चलती हैं। तो ICGS अजीत और ICGS अपराजित। ठीक, अजीत और अपराजित यह किस प्रकार की नौकाएं हैं? तो तीव्र गति की उन्नत गश्ती नौका है ये। और 1000 मेगावाट की नाइलिंग जल विद्युत परियोजना। ठीक, 1000 मेगावाट की है कि नाइंग नाइंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये नाम याद रखना, नाइंग। और यह किस राज्य में प्रस्तावित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यह प्रस्तावित है। और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के किस नदी बेसिन पर बनेगा? ये भी इम्पोर्टेंट है डेटा। ठीक है, तो सियोम नदी या इसी नदी पर नाइंग जल विद्युत परियोजना बनाया जाएगा, और यह 1000 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ठीक, पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की बात हो रहा है। और अभ्यास सूर्य किरण किन दो देशों के सेनाओं के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में अभ्यास सूर्य किरण। और बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP30 ठीक कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील के बालेम में, जो बेलेम है या बालेम बोलते हैं, तो वहाँ पर आयोजित किया गया यह। तो यह कौन सा है? COP30 है। और वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 को किसने जारी किया? ठीक, तो जर्मन वाच है। और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल
इन्होंने वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया और इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए, समझ रहे, शीर्ष स्थान खाली रह गए, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। तो इससे समझ में आता है कि लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर कितने सचेत हैं, ठीक, कितने सीरियस ले रहे हैं। और इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं, ठीक, तो चौथे नंबर पे आता है। और देखा जाए तो सबसे टॉप पे कौन है, ठीक, तो चौथे नंबर पे है सबसे टॉप पे डेनमार्क। जो नॉर्डिक कंट्री है वो देखोगे तो इन सब मामलों में काफी जागरूक है, अदर कंट्री की अपेक्षा देखा जाए तो, ठीक है। डेनमार्क, यूके, मोरक्को, ये सब जो है इस सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। भारत की क्या रैंकिंग रही है, 23वीं, ठीक है, भारत की 23वीं रैंक है, हालांकि कुछ ठीक ही है। किन देशों के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25, ठीक, अजय वारियर 25 संपन्न हुआ? भारत और यूके के बीच हुआ, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? यह द्विवार्षिक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम क्या है, अजय वारियर 25, ठीक। हम लोग बात करें भारतीय तट रक्षक जहाज आईसीजीएस अक्षर को हाल ही में कहाँ कमीशन किया गया, या सेवा में शामिल किया गया, कमीशन का मतलब है, ठीक है, तो कराईकल पुदुचेरी वाले क्षेत्र में वहाँ पर इसे कमीशन किया गया है। आईसीजीएस अक्षर, ठीक, आईसीजीएस अक्षर किस श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स का हिस्सा है, अदम्य श्रेणी का, ठीक, अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल्स। और बात की जाए अक्षर का नाम क्या है, भारतीय तटरक्षक बल आईसी जी के संकल्प को दर्शाता है, ठीक है, इसके नाम का अर्थ, जो भारतीय तटरक्षक बल के संकल्प को दर्शाता है, तो इसके नाम का अर्थ क्या होगा, बात की जाए तो अविनाशी या अक्षय, ठीक, अक्षय जिसका मतलब क्षय ना हो, अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो सके, उसी को क्या है, अक्षर। और वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल किसे मिला, ठीक, मैरी ई ब्रंको, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और फ्रेड रैम्सडेल हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के भी हैं। और सिमोन साकागुची, ये जापान के हैं, ठीक। तो इन लोगों को फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला, तीन लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। और यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस खोज के लिए दिया गया, तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित, ठीक है, तो जो पेरिफेरल इम्यून सिस्टम होता है उसमें टॉलरेंस से संबंधित ये लोग कुछ रिसर्च किए हैं, उसके लिए इन लोगों को मिला। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किए गए एआई टूल का नाम क्या है, सरल। कौन? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक, एएनआरएफ द्वारा अनुसंधान को सरल बनाने के लिए यह एआई टूल है, तो नाम क्या है उसका, सरल। इसका पूरा नाम देख लिया जाए तो सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग है, ठीक। सरल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह जटिल शोध को, शोध जो है उन, और जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में यह बदलता है, ठीक। तो किसे बदलता है, जटिल शोध को वीडियो में, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में बदल देता है, ठीक है। और हम लोग बात करें आगे तो युद्ध अभ्यास 25 का 21वां संस्करण, ये युद्ध अभ्यास की बात कर रहा है, ये नाम ही है युद्ध अभ्यास। और इसका 25 है, और 21वां संस्करण देखा जाए तो कहाँ आयोजित किया गया, तो अलास्का में। यह किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, ठीक। और भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, याद रखना भारत का है, और पहला रिपोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पे याद रखना ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन भी जो ईंधन है ये भी कई टाइप का होता है, ग्रीन होता है, ग्रे होता है, ब्लैक होता है, ठीक, तो उसमें से ये ग्रीन की बात हो रही है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो वीओ चिदम्बनार जो है ये पोर्ट तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक, इसी का पहला नाम था तूतीकोरिन, ठीक है। और हम लोग बात कर लें इधर माहे श्रेणी, माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर, तो एंटी सबमरीन है याद रखना। और वायरफेयर सैलो जो वाटर क्राफ्ट मुंबई के नैनो डॉकयार्ड से आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ है, ठीक, तो पश्चिमी नौसेना में, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसको
एसएलवी श्रृंखला के तीसरे जहाज आईएनएस इच्छक, ठीक, कौन सा जहाज है, आईएनएस इच्छक, को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक। तो कोच्चि स्थित नौसेना बेस में ही है, ये इंपॉर्टेंट है। एस बी एल श्रृंखला, ठीक है, एस वी एल श्रृंखला है, और उसका तीसरा जहाज है, नाम क्या है, आईएनएस इच्छक। तो सीधे सीधे पूछ लेगा आईएनएस इच्छक जो है इसको अभी किस नौसेना बेस में सम्मिलित किया गया है, तो ये कोच्चि स्थित नौसेना बेस है उसमें। और किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस है, इनका जो है 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया अभी। कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2025 को ही, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे, आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कौन सा था, यहाँ देख लेना, ये जो प्रोजेक्ट है क्या है, पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक, ये पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो इसके विषय में यहाँ आगे बात है कि इस प्रोजेक्ट की स्थापना स्थापना पर कुल कितनी लागत आई, ठीक, लगभग 3.87 करोड़। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कितनी लागत आई, बट इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, 10 nm³ प्रति घंटा, ठीक। और भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, अभी हम लोग पीछे बात किए थे जो 64 बिट था, कौन सा था, ध्रुव, ध्रुव था, ठीक। और यहाँ पर बात हो रही है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का, तो ये कौन सा है, विक्रम 3201, ठीक, तो याद कर लेना इसे। और सेमिकॉन इंडिया, ठीक, सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया, ठीक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभ्यास मैत्री 14 किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है, ठीक, अभ्यास मैत्री की बात हो रही है यहाँ, ठीक। तो भारत और थाईलैंड के बीच इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो उमरोई मेघालय में, ठीक, याद रखना। इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो मेघालय में। और रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षण में 100% प्रभावकारी प्रदर्शित हुई है, पता है, इंटीरियोमिक्स, इंटीरियोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैंसर से संबंधित है, कैंसर वैक्सीन है जो शुरुआती परीक्षण में इसमें 100% रिजल्ट मिल रहा है, ठीक। और यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है, तो mRNA, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस तकनीक पर आधारित है, mRNA तकनीक पर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और श्रीलंका तटरक्षक बल एसएलसीजी के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक एचएलएम कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में, ठीक। साइन, साइन जो है पहल किस संस्था ने शुरू की गई, किस संस्था ने शुरू की है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं आगे और इसको नीचे कर लेते हैं। तो साइन पहल किस संस्था ने शुरू की है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा, आईसीएमआर द्वारा, याद होना चाहिए, साइन है, साइन पहल है। और यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है, कक्षा से 9 से 12 तक के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। और बात की जाए इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है, तो होप मिशन, तो पूछ लेगा होप मिशन किससे संबंधित है, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब पूछ सकता है, तो याद रखना। और होप का पूर्ण रूप क्या है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक। और यह कहाँ शुरू किया गया है, सो करार सो कार घाटी लद्दाख, ठीक, या सो कार घाटी लद्दाख, कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, ठीक। लीप वन मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है, वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है, ये भी याद रखना कि वाणिज्यिक है। और किसका है, या तो ध्रुव स्पेस भारत का है, और नाम क्या है, लीप वन, ठीक। ऐसे पूछ सकता है इसको उलट के भी कि ध्रुव स्पेस द्वारा जो
पहला उसका वाणिज्यिक उपग्रह है वो उसका नाम क्या है, तो लीप वन, या पूछ लेगा लीप वन यह मिशन किससे संबंधित है। ठीक, तो ये सब पता होना चाहिए, इसको दो तीन तरीके से तोड़ के पूछते हैं। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा। ठीक है, भारतीय उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा, यहाँ निजी मतलब प्राइवेट के लिए है। ठीक, सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, पालघर महाराष्ट्र में। किस प्रकार के, भारी जल से संबंधित है। और कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, निसार। ये कई साल से ये बहुत चर्चा में चल रहा है, तो अभी पिछले वर्ष 2025 में ही लगभग इसे 2025 में इसे प्रक्षेपित किया गया, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निसार का उपग्रह का पूरा नाम क्या है, ये भी कई बार पूछा गया, तो नासा इसरो सेंटर। ठीक, अपर्चर रडार है। ठीक, निसार, नासा, इसरो। ठीक, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया, हाइड्रोजन संचालित है। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का बात कर रहा है यहाँ। ठीक, सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया, उन्नत यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल। ठीक, ULGM-V3। अब बात की जाए तो स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, यह स्वदेशी है। उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस क्या है, युद्धपोत है, तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया। कौन सा है, यह हिमगिरी है। ठीक, यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है, तो प्रोजेक्ट 17A इस परियोजना का हिस्सा है। और हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया गया, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक, तो ये पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और किस परियोजना का हिस्सा है ये भी पता होना चाहिए। और यह स्वदेशी उन्नत विशेषताओं से लैस युद्धपोत, उसका नाम क्या है जो अभी नौसेनाओं को सौंपा गया, तो हिमगिरी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा इसमें, आर्थिकी देखे और हम लोग साइंस देखे। साइंस में हम लोग देखे जो डिफेंस वाला सेक्टर है उसको भी हम लोग देखें, और हम लोग अब आगे बात करेंगे जो संक्षिप्तियां हैं इसमें। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे संक्षिप्तियां। और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।